हेलो दोस्तों, ये है रेडियो एलजे 90.8 एफएम और ये है बातें स्टार्टअप की। मैं जतिन चौधरी ईचाई का को-फाउंडर हूँ। ये हमारा तीसरा एपिसोड है रेडियो एलजे के साथ, जहाँ पे हम लोग अलग-अलग स्टार्टअप फाउंडर्स को इनवाइट करते हैं, उनकी स्टोरीज जानते हैं। आज हमारे पास 2 बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, क्योंकि ना तो सिर्फ उनका स्टोरी बहुत एक्साइटिंग है, वो अहमदाबाद की स्टार्टअप इकोसिस्टम से बहुत साल से जुड़े हुए हैं, तो वो और भी बहुत सारे स्टार्टअप से कनेक्टेड है। और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी है, और 2 में से एक पर्सन तो बहुत अच्छा क्रिकेट भी खेलता है। तो हम थोड़ा उनसे जानेंगे कि वो स्टार्टअप उन्होंने अपना कैसे बिल्ड किया और थोड़ा अहमदाबाद स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ। हमारे साथ है यश शाह, जो मोमेंटम के को-फाउंडर है, और श्रीजय शेठ, जो लीगल विज के को-फाउंडर है। सो यश एंड श्रीजय, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। Thank you for Thank you having for us. having us. आपको इधर आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ना? नहीं. श्रीजय, Not at all. टाइम पे आ गए थे हम? Almost there. ओके। अच्छा, श्रीजय, आपने अपना स्टार्टअप जर्नी कैसे स्टार्ट किया था? So back in 2013 startup journey तो पता नहीं उस टाइम पे startup था नहीं था, but 2013 में I came back to India. उससे पहले थोड़े साल US रहता था, तो 2013 में I came back and I used to work with a legal tech firm. तो मैं वापस आया तो उन्हीं का कंसल्टिंग असाइनमेंट लेके मैं वापस आया. सो बेसिकली आई कन्वर्टेड माय employment into a consulting contract, and that is how our consulting gig started 2013 में. और 2015 में we conceptualized Legal Ways for India. We thought कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पे लीगल सर्विसेज, कंप्लायंस रिलेटेड सर्विसेज स्टार्टअप्स को एक्सेसिबल हो, अफोर्डेबल हो, ट्रांसपेरेंट हो. तो वो आइडिया अच्छा लगा, तो विद माय को-फाउंडर देन नमन पिपारा, उसके साथ हम लोगों ने कॉन्सेप्चुलाइज करके 2015 में भी इनकॉर्पोरेटेड लीगल वेज. सो वैसे स्टार्टअप. सो 10 साल का जर्नी है। 10 साल का जर्नी, ऑफिशियली स्टार्टअप विंडो से ऑलमोस्ट बाहर. तो अभी आप अपने आप को स्टार्टअप बोलते हो कि नहीं बोलते हो? मतलब हम लोग, बिकॉज आर नेचर ऑफ बिजनेस इज सच कि स्टार्टअप्स के साथ ही काम करते हैं. आर फोर्टे स्टार्टअप, स्मॉल बिजनेसेस, एमएसएमईज. तो स्टार्टअप से ही घिरे रहते हैं, तो वी ट्राई टू सॉर्ट ऑफ कीप आवर पर्सनालिटी दैट वे. सो I like to be as nimble as startups, as agile as startups. तो वो जोन में रहता है, बट ऑब्वियसली उम्र हो गई है तो स्टार्टअप नहीं बोलते. ओके. यश, आपने कब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था? Very similar timelines. 2014 में we started पहला business, and so उस टाइम पे, उससे पहले मतलब कॉलेज और जॉब, और कॉलेज के टाइम पे कुछ बी प्लान कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया था. वहाँ पर थोड़ा पता चला कि मतलब किस तरह से एक बिजनेस बिल्ड होता है, उसमें कुछ जीते भी थे. तो वन ऑफ द बी प्लान कॉम्पिटिशन्स में जो प्राइज था वाज एन इंटर्नशिप एट IIM अहमदाबाद. तो वहाँ पर वी वर्कड विद प्रोफेसर गुप्ता. तो पता चला कि एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक इकोसिस्टम होता है. दिस इज 2011. तो एंटरप्रेन्योरशिप का एक इकोसिस्टम होता है. देयर आर मेंटर्स, इन्वेस्टर्स, एंड दिस इज व्हाट अ स्टार्टअप इज, कि किस तरह से बिल्ड होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो तब से ऐसा थोड़ा सा था कि कभी खुद का स्टार्ट करना है, पर मौका नहीं मिला. तो एजुकेशन ख़त्म किया, फिर जॉब किया, फिर थोड़ा सा इधर उधर ढूंढ रहे थे कि क्या चीज़ पे स्टार्ट कर सकते हैं. एंड वी वर अप्लाइंग टू इंक्यूबेशन सेंटर्स. तो उसमें IIM अहमदाबाद उस टाइम पे एक इंक्यूबेशन सेंटर चलाता था कॉल्ड CII, विच इज़ नाउ IIMA वेंचर्स. तो वहाँ पर वी गॉट सिलेक्टेड, एंड वी गॉट अर्ली फंडिंग ऑफ अबाउट 10 lakhs फॉर आवर आइडिया. तो पर उन्होंने बोला कि हम पार्ट टाइम फाउंडर्स को फंड नहीं करते, क्योंकि जॉब भी था हमारा उस टाइम पे. उन्होंने बोला पार्ट टाइम फाउंडर्स को फंड नहीं करते. तो वी सेड कि आप फंड करो तो हम जॉब छोड़ देंगे. वी वर लाइक डन. तो पुट इन आवर नोटिस, केम टू द कैंपस, वर्क देयर, स्टेड देयर फॉर अबाउट 3 years, first 3 years of our business. But that's primarily how we started. ओके, तो आपके भी 10 साल से ज़्यादा हो गए. हाँ, ये करते करते 10 साल से ऊपर हो गए. यस. और यश, आपने जो बोली ना, उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें. अभी बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स आते हैं, एक तो बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, तो एज अ फाउंडर कंपटीशन में अप्लाई करना और जीतना. और आपने बोला कि आपको इंक्यूबेशन सेंटर ने फंडिंग दिया था. हाँ. तो वो दोनों का थोड़ा स्टोरी बताओ ना कि कैसे एग्जैक्टली हुआ वो. सो बी प्लान कॉम्पिटिशन वाला तो ऐसा था कि बीइंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, वी हैड सॉर्ट ऑफ
फिगर्ड आउट अ फॉर्मूला. सो हम लोग, आई वुडेंट क्लेम टू से कि हम लोग मेरिट पे जीते थे, पर एक फॉर्मूला जैसा थोड़ा मिल गया था कि अच्छा, द गोल वाज कि हमें गोवा जाना है और उसके पैसे नहीं है. तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो बी प्लान कंपटीशन को जीतना वाज अ गुड सोर्स, कि कोई 10,000 दे रहा है, कोई 20,000 दे रहा है, कोई 25,000 दे रहा है, उस टाइप से. तो वी हैड फिगर्ड आउट अ फॉर्मूला कि अगर पेटेंट हो या पेटेंट के लिए अप्लाई किया हो, अगर हम लोग अपलिफ्ट कर रहे हैं सम पार्ट ऑफ द सोसाइटी को इन सम वे शेप और फॉर्म, और अगर एक, दिस इज नॉट पॉलिटिकली करेक्ट बाय द वे, सो आई डोंट नो हाउ दिस विल गो, बट हाँ, मतलब इट इज ऑल्सो वेल दैट एंड्स वेल होपफुली. So and then if you are able to present it well, then you end up coming in top 3. तो हमने पूरा 1 साल पार्टिसिपेट किया था. We ended up coming in, so we participated I think 13 B plan competitions. We ended up coming in top 3 in 9 of them. एंड वहाँ से मतलब अच्छा खासा 4.5 लाख रुपए का कॉर्पस इकट्ठा हो गया था. और अच्छे मतलब माइक्रोसॉफ्ट बिस्पार्क, IIMA का मास्टर क्लास, IIT बॉम्बे का यूरेका, ये सब में टॉप 3 में हम कहीं 3, कहीं 2, कहीं 1. तो ऐसा हुआ था. तो अच्छा खासा कॉर्पस आ गया, तो विच वॉज ऑल्सो गुड इनफ टू स्टार्ट. उस टाइम पे मतलब अभी मुझे पता नहीं है, उस टाइम पे हम जीतते थे तो पैसा मिलता भी था, तो विच वॉज अभी मुझे नहीं पता, अभी मुझे भी नहीं पता. हाँ, सो अभी नहीं पता है कि हाउ वैलिड और वैल्यूएबल. फिर गोवा गए क्या? हाँ, गोवा गए हम लोग. उसके बाद से हर साल गए हम लोग गोवा, पर ये पैसों से नहीं गए. ओके. वी रियलाइज्ड कि ये पैसों से अपन वैल्यू बिल्ड कर सकते हैं, तो देन दैट्स व्हाट वी स्टार्टेड डूइंग. ओके. श्रीजय, आपने जैसे बताया कि आप जब यूएस से वापस आए और जिस कंपनी में आप ऑलरेडी काम कर रहे थे, उन्हीं ने आपको कंसल्टिंग असाइनमेंट दिया था. तो स्टार्ट करने के लिए जब लीगल वीज आपने स्टार्ट किया तो क्या चैलेंजेस आए थे आपके पास? क्योंकि एक तो जॉब भी कंटिन्यू करना है और बिजनेस भी स्टार्ट करना है, तो कैसे मैनेज करते थे आप? तो जब तक लीगल वेज चालू करने का सोचा तब तक वो फिर दैट वाज नॉट अ सोलो कंसल्टिंग, मतलब वो जॉब नहीं रह गया था. दे ट्रस्टेड अस टू आल्सो बिल्ड अ टीम, देन वी आल्सो लैंडेड अदर क्लाइंट्स. तो मतलब कंसल्टिंग देन हैड वो थोड़ा that had grown from a solo consulting तो to कंसल्टिंग एज a company, हाँ, जो हायर फॉर हायर चल रहा है अभी. हाँ. तो वहाँ पे थोड़ा टीम वगैरह हो गया था, सो इट वाज इजी, मतलब इन दैट सेंस उतना रफ रोड नहीं था. सो बाय द टाइम जब हम लोगों ने लीगल वेज चालू किया तब तक देयर वाज अ टीम इन प्लेस, देयर वाज अ लेजिट बिजनेस इन प्लेस, which was definitely not a startup but more like a consulting company within D2C and digital first businesses. तो वो सेटअप हो गया था. तो ऐसा मतलब there was not a rough shift, it was more like you have a team, you use Natural those resources transition. and very natural transition हुआ था. ओके. और आप दोनों के केस में यू हैव अ को-फाउंडर. यस. आपने मल्टीपल बिजनेसेस है, मल्टीपल बिजनेस में मल्टीपल को-फाउंडर्स हैं. हाँ. तो को-फाउंडर्स को कैसे ढूंढते हो आप? नहीं, बहुत सारे नहीं इवेंट्स का प्लानिंग होता है, को-फाउंडर्स डेटिंग कर रहा है ना, हाँ. ना तो को-फाउंडर मिलते हैं ना तो डेटिंग होता है. पर आपको अपना को-फाउंडर कैसे मिला? यश नहीं, so I have been lucky in that area. So first जो हमारा फोरे था इन एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें तो ऐसा नहीं था कि मैं को-फाउंडर ढूंढ रहा था. उसमें ऐसा था कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, अभिषेक है, मतलब अभिषेक. तो मतलब हम दोनों को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पता चला. तो मतलब इट वाज बोथ ऑफ अस फाइंडिंग एंटरप्रेन्योरशिप रादर देन him or I thinking of starting a business and then looking for someone. So that way we were lucky. And then we realized कि हम दोनों we are not enough. So we started going to events, meeting with people. उस time के events were fests in college. वहाँ पर we met with Anupama. And I would say it is lucky because मतलब first few interactions में there were things that we did and there were things that she did which were not supposed to be done, but we did for each other, and that was sort of meaningful, and it felt like this partnership can go for long. So that was sort of how we found co-founders, how we found each other, and then started building the company. And then like fast forward maybe 7-8 years, client joys whole journey, and then for Momentum also it was very clear that मतलब एक बार कर लिया co-founder के साथ तो
मतलब मुझे पता था कि इतना सारा चीज़ मैं अकेला तो नहीं कर सकता. आई सैल्यूट पीपल हु आर सोलो फाउंडर्स. मतलब मतलब इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी फॉर श्योर. नॉट माइन ऑल्सो. हाँ, मतलब देयर हैज़ टू बी समवन. तो वो तो डिसाइडेड था कि कोई तो चाहिए ही ऐसा. एंड देन मैं मिला था जय को. जय हु इज़ माई co-founder in Momentum, and Kaushik also. So Kaushik I had met again in an event and in a college fest earlier, and Jay I had met in an Icha event. But very randomly, right? So मतलब ऐसा नहीं था कि we were looking for a co-founder specifically. पर ऐसे बहुत सारे interesting और अच्छे लोग मिले, उनके साथ एक relationship बना के रखा, and then over a period of time when the time was right, we sort of made each other an offer, understood कि life में क्या priorities है, does it make sense, and then we started doing it. ओके. श्रीजय, आपके केस में मुझे थोड़ा स्टोरी पता है, पर आप भी बताओ कि नमन वाज अ co-founder. Correct. So how did you meet? That partnership stayed for a certain time and then Naman moved out also. So 2000, I think 14-ish, when we met at a business networking event, and we both felt that this could be like really amazing. That's something that we can build. And we had a great rapport, so we still do. But we almost thought that it is an extremely complementing skill set. Matlab, he was a chartered accountant. He had a scaled up chartered accountancy firm from his family background. I had come back from the US and I worked with a legal tech giant. So all those pieces, we thought that that's sort of falling perfectly in place for a puzzle to complete. So that is how we met, and obviously we brainstormed over months and we were like, हाँ ऐसा कुछ शुरू कर सकते हैं. A very new novel sort of idea for India. So we pursued that. I think a few years later, obviously, there is one thing, as Yash told, that when you have multiple priorities in life, right? So जैसे IIM वालों ने यश को बोला कि आप जॉब और स्टार्टअप एक साथ नहीं कर सकते. We also sort of came in that zone wherein we would like to sort of prioritize and justify where should our time go, and now in a hindsight, when I see that, obviously right decision taken, and much credit to Naman for that. Is he also had a very scaled up practice that he had to inherit in a legacy, right? So that focus was also very important. I had my family business which was into printing, but I never joined printing business as such, right? So that was a difference, right? And so we sat down and we figured out, how can the business benefit when we have conflicting priorities and things like those, and we came to a conclusion wherein it is better for the business to be in one hands, right? So rather than multiple people with multiple priorities handling that. So that was a very natural sort of decision जो उधर से आया. तो I think it really worked out well for both of us. So कोई पार्टनरशिप बनती है ना, तो वो फीलिंग आता है, कॉन्करिंग द वर्ल्ड वाला फीलिंग आता है, अभी तो दुनिया फोड़ देंगे. तो एग्जिट होता है तो क्या फीलिंग था आपका? एग्जिट होता है तो फीलिंग तो मतलब पार्टनरशिप का एग्जिट है. हाँ, पार्टनरशिप का एग्जिट मतलब फीलिंग, सी द फीलिंग at that point in time versus the feeling that I have today about that. I think once we got that clarity, actually हमारी दोस्ती better होती गई. अच्छा. Right, and that happens because now you exactly know what you can expect out of the other person. It goes vice versa. So not just what I expected out of him, but what he expected out of me as well, right? So now when we meet, we have a lot to share, we have a lot to cherish, we have a lot to sort of go back to the memories and हाँ ये ऐसे किया था इस जमाने में, वैसे किया था उस जमाने में, right? I mean the small things that you would do for a startup जो आप regular business में नहीं करते या generational business में नहीं करते, we always go back to those thoughts and we are like कि हाँ ऐसा भी किया था. मतलब ऐसे startup के स्टॉल पे अपने खड़े रहे थे 10 घंटे और एक पैम्फलेट बांटे थे. तो वो शायद वो जर्नी इट इज अ वेरी स्वीट जर्नी, राइट? दैट यू लिव टुगेदर. मतलब
अब नहीं होता अनफॉर्चुनेटली. ओके, अभी आप दोनों 10 साल से ज़्यादा बिजनेस कर रहे हो, स्टार्टअप वाला लाइफ जी रहे हो, फाउंडर वाला लाइफ जी रहे हो. तो व्हेन यू रिफ्लेक्ट ऑन योर जर्नीज, आपको एक दो चीज़ ऐसी लगती है कि ये चीज़ थोड़े अलग करते तो वी कुड हैव हैड अ वेरी डिफरेंट ट्रेजेक्टरी. यस, आपको हाँ हाँ, मतलब फॉर श्योर, मतलब एक दो नहीं, बहुत ज़्यादा. बताओ ना कोई एक दो मस्त वाला स्टोरी. नहीं, सो कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई है, कुछ चीज़ें जो हम बेटर कर सकते थे, फॉर श्योर. जैसे मतलब मेट्रिक्स को कितना सीरियसली लेना चाहिए फॉर अ बिजनेस, के एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट होना चाहिए. सो व्हेन यू आर 20 to 23 यू डोंट नेसेसरीली रियलाइज, पर अब मतलब टुडे आई एम ऑफ द ओपिनियन के एवरीथिंग एल्स just supports supports finance. It's ultimately the finance that जिसके basis पे you should make decisions. Which maturity I have now, but at that point of time if I had that, मतलब बहुत टाइम तक हम लोगों ने जो की मेट्रिक्स है वो मेजर ही नहीं किए थे. 3 years after launching the product we were realizing कि oh this metric means this, and then अगर ये ऊपर जा रहा है या फिर ये इतने रेट से ऊपर जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल कौन सा metric? Net new MRR. I didn't measure net new MRR for my Okay. company for the first 2.5 years. It sounds common sense right now. MRR measure किया था, MRR growth measure किया था, पर वो growth कहाँ से आ रहा है? Expansion से आ रहा है या फिर contraction कम हुआ है उसमें से आ रहा है या customer churn में से आ रहा है, वो पता ही नहीं है, right? ओके, फिर सो ये दिस इज वन एग्जाम्पल. ऐसे बहुत सारे और एग्जाम्पल्स थे. और ये सब रियलाइज कब हुआ कि ये सब इम्पोर्टेंट है? कुछ चीज़ होती है ना, कुछ चीज़ कोई आके बताता है कि ऐसा क्यों नहीं करते, या आपका काम नहीं चल रहा फिर आप ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट करते हो. कैसे व्हेन डिड यू रियलाइज कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैं मिस कैसे कर गया? सो हम लोग एक SGX के एक प्रोग्राम में वीवर सास भूमि के एक प्रोग्राम में वीवर देयर जिसका नाम है SGX. उसमें एक बहुत अच्छा एक कंसेप्ट है विच इज़ कॉल्ड पीयर बोर्ड फॉर फाउंडर्स ऐसा. सो एज फाउंडर्स, और ये हमारी भी बात हो रही थी जस्ट अ फ्यू डेज अगो, बट उसमें एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि एज फाउंडर्स हम लोग को पूछने वाला कोई नहीं होता है ऐसा. तो देयर इज़ नो वन टू होल्ड आवर सेल्स अकाउंटेबल. तो पीयर बोर्ड क्या करता है कि जैसे अगर मेरा कंपनी है और हम तीनों का कंपनी है ऑफ सिमिलर स्केल, तो द थ्री ऑफ अस विल बिकम अ पीयर बोर्ड ऑफ ईच अदर, एंड every week or every month depending on the maturity of our company we will call out our initiatives and we will hold each other accountable. Right now, if so, there is one case where an advisor or a mentor or an investor उनके साथ मेरा मीटिंग हो रहा है, तो आई एम एज अ फाउंडर माई नेचुरल थॉट प्रोसेस इज टू सर्वाइव दैट मीटिंग, है ना, क्योंकि वो 1 घंटा 1.5 घंटा 3 घंटे का मीटिंग होगा. बट व्हेन इट इज़ अ पीयर बोर्ड तो मुझे पता है कि मैं मतलब श्रीजय को उल्लू नहीं बना पाऊंगा ऐसा. और मैं उल्लू अगर एक बार बना भी दिया ना तो 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 हफ्ता तक तो नहीं बना पाऊंगा, राइट. एंड सो देन that sort of accountability came in, which is where I was asked these questions. Okay, why are you not measuring this? Why do you not have this? Why are you committing to making these initiatives but having no effort behind those initiatives? अपने दिमाग में सोच लेते हैं कि ये हम करेंगे, पर वो actually it doesn't end up happening, right? So that program was sort of an eye opener for us. Okay, nice. Sujay, when you reflect on your journey, what are the points you feel के ये थोड़ा अलग करते तो we could have had a very different journey? I think there are a lot of things that if I were to do it again, not per se ki regret hai, but there are a lot of things that I would do it again differently. For example, I think missing out on GST wave while we were positioned very well for that. That was a big thing. We always sort of focused more on compliances, more on registrations. We could have done wonders with GST, and it is a once in a lifetime opportunity, Black swan right? moment. And missed in a big way. There could be other things, for example, raising capital at the very early stage. I think something that I always tell fellow entrepreneurs who come for advice, at least at the early stage, is if you have a profile, try to capitalize the profile, because beyond a number of times or number of years, people would start judging you more on your performance than your profile, right? So if you were to really kind of put yourselves on steroids and really grow very aggressively, right? The kind of profile that I had, the kind of profile that Naman had,
it was a no-brainer combo for a lot of top-tier VCs, and then we got a lot of inbound inquiries back then. Right, we always thought that we would get to certain position, and sometimes that money cushion also hurts you, right? Because you know that your other businesses are making money, तो आपको वो comfort होता है कि हाँ इसमें से जरूरी पैसा नहीं। लगा देते हैं और बड़ा करके फिर करेंगे और बड़ा करके करेंगे, और फिर वो तो वैसी चीजें हैं, मतलब देर आर डेफिनेटली यू नो थिंग्स की जो बहुत अलग करेंगे, मतलब ड्रामेटिकली अलग करेंगे. But those are learnings, and hopefully we don't repeat that. I mean, hindsight to everyone is wise. हाँ. Still, I feel that some people are not. Are not? Thank you for not looking at me while saying that. हाँ, मेरी तरफ देखा कि नहीं? मैं by default इस side देख रहा हूँ. और so we have spoken this a lot, right? कि अहमदाबाद में कौन से interesting startups है. There are a lot of people who are scaling up. They become any massive organizations. So yes, can you think through any one other startup founder and what did you learn from that, or कोई interesting story हो अहमदाबाद based founders making it big? हाँ मतलब there are a lot of companies who made it big. One that I've had the privilege to observe from close quarters, I would say IFP. Previously India Film Project. हाँ मैं वही नहीं बोल रितम डांटता है उसको इंडिया फिल्म प्रोजेक्ट. अच्छा नहीं बोला. उन्होंने रीब्रांड कर दिया. अच्छा okay. So it's just called IFP. But so IFP, I've been able to see them grow since this was I think their 12th or 13th edition, which was they've been doing it for 13 years straight. Even during COVID उन्होंने virtual किया था. वो लोग जब स्टार्ट हुए थे ना 2011-12 में, तो पहला वाला उन्होंने ना सेंट जेवियर्स के एक सेंट जेवियर्स कॉलेज जो है उसके एक क्लासरूम में बेंचेस के साथ वहाँ पर ऐसा उन्होंने स्क्रीन किया था, राइट. और जो अभी हुआ ना विच वॉज लाइक अ वीक, आई थिंक 2 weeks ago, the latest one that they did, उसमें they had Abhishek Bachchan, they had Nasiruddin Shah, Mehboob Studio में Mehboob Studios, right? They like the scale has like from that to this, it is an amazing journey, and all the while like there are a few team members also of IFP who I know. I've been a volunteer as well. छोटा मोटा ऐसा whatever rhythm things is doable, so I do that during the event, and the amount of effort that it takes to put the fest together and scale it year after year, right, consistently. There is no, apart from the COVID thing, which in numbers was still bigger, but apart from COVID thing, there has been no fest that has been smaller than the previous one. To have that quality, to have to be able to get that community of people to make films in like 48 hours, right? Which is, I mean, this is so why do you think that works for Ritam? Why he's able to do that? I think a few things. The understanding that he has a deep understanding of how two things of how the media space works. So how brands do sponsorship deals, what are they seeking, what sort of engagement. So I've never seen Ritam go after, like I've seen him make decisions where the number of people who attend IFP could become 3x, but then the quality of crowd wouldn't be as great. I've seen him make those decisions where he said no, कि हम छोटा रखेंगे, but then the quality of people is like the core community of filmmakers and everything to do with making films, right? So it could be writing, it could be like making music and stuff like that. So understanding of as a media space mein, what are the things that the sponsors or they would want, that. And second is understanding of the community. What are the things that a director wants, what are the things that an actor would want, and how do you sort of build and engage a community of those people. So these two things, I think, that understanding would have gotten better, of course, over a period of time. But I've never seen someone, I mean, in my limited experience, I've never seen someone with that sort of experience and understanding. Okay, awesome. Srijay, any interesting founder story that you are aware about where you could... I'm from Ahmedabad, Gujarat. There are plenty that I genuinely admire. Ritam is one of those. I mean, though I have not met him in person a lot many times, maybe a couple of times we have met, but
But the amount of execution that he does, even for that matter, Hungrito, right? And the kind of execution, pulling off the events at large scale with large number of artists and things like those. I think Crick Hero definitely stands out for me. Obviously because there have been clients to LegalViz, but more importantly, I've also seen Abhishek's journey over the years. We almost started around the same time, and you've seen them, hustling along versus also seen them making massive numbers, probably as much as what, like, I think 40-ish million users that they claim. I think what has been very, very special is how they sort of changed the perspective, about looking at the game at the grassroots, right? Scoring in cricket was always there, right? I mean, people would score, orally, verbally. People would be loud about it. People would fight about it, right? When obviously you are in the game. The big matches are scored on scoreboards, starting from like the manual ones to automated ones, but those things were never available as a history to keep for people to be proud about. Okay. Right. And now I see, like, Yash's posts. They're more of the Crick Hero snapshots than his own company stories, right? Because he feels proud about, like, Because we're bragging rights. I played cricket That with is my true with Crick Heroes also. When we play cricket and when we host events where Abhishek or Kuntal are on the panel, I put up a social media post. Invariably, some of my friends from Bangalore, Hyderabad come back and say that, you know what, I use this app. Absolutely. That's the scale that they have. So the scale, the immense, and it is all passion driven, right? Abhishek being like a cricket lover, diehard cricket fan, plus obviously the combo of technology. Okay. It is amazing. More importantly, not just that they made this app to score, street cricket, but they also evolved over time to get to the right set of associations. And now you would see, like, all these international tier 2 cricketing bodies and associations also scoring officially on Crick Heroes. That is commendable, right? I mean, you're starting with small, but the impact of virality. Now suddenly I make a team on Crick Heroes and I invite other 11, right? And those 11 always don't play with me in all the teams, right? So if Yash or you are part of it, दूसरी बार आप जहाँ खेलने जाते हो, आप और 11 को लेके आते हो. The whole business model, it is so beautiful. मतलब, did you invest in them? No, I did not. I don't have that amount of money, I believe. They are too big. But have any one of you done investments in startups? No, not individually. No, not individually. But with Devex, you have a venture arm. We have venture fund, Devex VF. Yeah. You invested in startups? I invested in a few. मतलब थोड़ा बहुत छोटा मोटा. So what is your motivation to invest in a startup? I think a couple of things. एक तो definitely just to kind of stay upbeat. I personally stay connected and feel connected with the startup. I follow them on Instagram to stay upbeat. No, that is one thing. Obviously, the end motive is to make money, right? And sometimes you just feel that you want to be part of that journey. You are convinced with the business model. You are convinced with founders. Obviously, with a little bit of amount of money that I have, it is not like a huge pool of money that you are going to, right? So the bets are also small. More importantly, most of them end up being very early stage startups. मतलब, as a scaled up nahi. So obviously, the journey is more about the founders than the business and the numbers, right? But some of them very interesting. For example, there was a startup that we invested in called Culture X. Vinay. Yeah. So very sweet journey, right? Where they were trying to work something out in the creator economy space. And this is, I'm talking about like 5 years, 5 years back when he had just started. Yeah. I met him when he came to get his SSHA drafted at LegalViz. I was like, wow, this is like, really good. And a space that I don't necessarily understand fully. With a small amount of money, if I could explore that space, that was one motivation, obviously. And the second one is the space in itself and your
confidence in the founder himself, right? The kind of energy that he carried. Yeah. The go-getters, people who would want to go above and beyond to make sure that they scale and things. So most investors complain that they don't have really good quality deal flow. I think this is Srijay का ये competitive advantage है कि he gets deal flow at SSHA stage. SSA straight. हाँ, सब Or due everything has diligence DUD has happened, commitments have happened, everything has happened, and then Srijay makes a So- call. I think that is sometimes yes, sometimes no. Okay. Or this thing we want to talk a lot about, right? Okay, people from Ahmedabad, what is happening in Ahmedabad ecosystem. But now both of you have been exposed to other ecosystems also. You stayed in the US, you still continuously engaged. And you mentioned about the SaaS Boom SGS program. So you end up meeting founders from other cities also. Yeah. Do you see a difference between a founder in Ahmedabad compared to founders in other cities? Not necessarily in terms of the quality of the founder, but ecosystem, the vibe, the what, any patterns that you could observe. You want to go first? Or? I think yeah, I mean, if you compare that to Bangalore, definitely it's a different ballgame even yet, right? A lot of people say that the next big things are going to come out of tier 2 cities, which definitely looks like a very promising thing. आ भी रहे हैं, मतलब the kind of startups that we talked about, right? But that ratio is still limited as compared to the access of capital, the access of infrastructure, the access of talent pool that you have in Bangalore. Most of these startups that we talk about, who grow from the tier 2, there are very limited amount of startups that will survive in tier 2 cities when they go big, right? I mean, you talk about companies that would either be forced to shift their headquarters by their investors, finding better laws and jurisdictions. They would probably have larger bases in Bangalore and Hyderabad and Pune, so that they can access the right talent pool and things like those. So अभी भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं है. But I think Ahmedabad startup ecosystem is changing a lot. Last 10 years, what we have been knowing each other, things have dramatically changed. The kind of people You feel that you would have had a different outcome if you were based out of Bangalore or other places? I mean, I don't know, I can't guarantee the different outcome, but definitely I do think that I would have been less complacent. I would have been, obviously more aggressive about taking decisions. And probably I would have had a little better infrastructure in terms of access to capital or access to talent and things like those. But that does not mean that tier 2 cities do not have that. Right? For right kind of people with right attitude, there are great stories. But if you are not there, quite up there as an employer, as a employer brand, as a company, then it might just get a little difficult for you. उसमें क्या होता है, आप थोड़ा अच्छा काम करते हो, if you are good, तो आप कहीं पे भी रहो, you'll do it. Exactly. Then Ecosystem needs when आप उतना बात हाँ, so सुपरस्टार तो हर जगह पे सुपरस्टार है. हाँ, तो आप थोड़ा लेकिन आप वीडियो अगर ही रहो ना, तो फिर आपको इंडस्ट्री बड़ी चाहिए ऐसा, मतलब सुपरस्टार तो हर जगह पे है, मतलब वो तो सुपरस्टार ही है, ऐसा वो तो ग्लोबल हो गया ना. हाँ, yes, your thoughts on that? You mentioned this, right? कि आपको net MRR, Net new MRR. नेट न्यू वो पता था, लेकिन वो इतना सीरियसली लेना चाहिए, वो बाद में रियलाइज हुआ. हाँ. बट एनी द थिंग्स दैट यू कुड ऑब्जर्व. पर उसका वो जो मैं बता रहा हूँ, वो जो था वो तो मेरा फॉल्ट था कि मतलब मैंने उसको मतलब वो इकोसिस्टम के ऊपर आई नहीं, आप तो अहमदाबाद के स्मार्ट फाउंडर, अगर आप ऐसे हो तो बाकी नहीं यार ऐसा तो, अभी हूँ मैं अभी पता है नेट में हमारा नेट में मेरा नहीं अभी मतलब पता नहीं है कि क्या नहीं पता है. तो वो उसकी खोज में अभी भी हैं. पर अपने मतलब अगर पैटर्न्स देखना है ना, तो हम लोग ऐसा करें कि एक्सट्रीम्स को हटा दें, राइट? सो लेट्स से टॉप लाइन इज अ मेट्रिक. तो हम कोई भी इकोसिस्टम के अंदर कंपेयर कर रहे हैं, तो टॉप लाइन मेट्रिक पे मेजर करें, और फिर एक्सट्रीम्स को अगर हम लोग हटा दें, तो पैटर्न के सेंस में a few things that I have observed. So let's say a company doing mediocre in Bangalore and a company doing mediocre in Ahmedabad as an example.
तो अगर हम लोग उसको कंपेयर करें और ऐसी बहुत सारी कंपनीज को कंपेयर करें तो एक ट्रेंड जो निकल के आता है वो इज के यू वुड सी के इन अ लिटिल बिट ऑफ अ मैच्योर इकोसिस्टम जहाँ पर ये काफ़ी टाइम से हो रहा है और काफ़ी एक्सटेंड तक हो रहा है। द थॉट प्रोसेस इज के आई वांट टू फेल फास्ट, कि मुझे एक्सपेरिमेंट्स फटाफट डिज़ाइन करने हैं, मैं कंपनी को ही एक्सपेरिमेंट के जैसे ले रहा हूँ। करेक्ट। इन्वेस्टर्स भी उसी तरह से कंपनी को देखते हैं, फाउंडर भी उसी तरह से कंपनी को देखते हैं कि मुझे एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करने हैं एंड आई वांट टू फेल, आई वांट टू सक्सीड, आई वांट टू गेट एन आउटकम एंड देन मूव ऑन विथ वट एवर इट इज एट अ स्मॉल लेवल और एट अ कंपनी लेवल। राइट। जबकि इन टीयर 2 सिटीज एज अ पैटर्न दैट आई ऑब्जर्व्ड इज के वो रिस्क टेकिंग या वो टाइप का माइंडसेट रिप्लेस हो जाता है विद परसिस्टेंस, के हाउ डू आई ensure the longevity of the business, right? There's much more love towards running a business and then how do I ensure कि I can make it run for 2 years, 3 years, 5 years. तो उसकी वजह से experimentation कम होता है but focus on profitability ज़्यादा होता है. So that is why you will see also see के and this is again अपन extremities को हटा रहे हैं, right? That is why you will also see के यहाँ पर there is a little more focus in tier 2 cities. There's a little more focus on services. वहाँ पर भले सर्विसेज में से पैसा मिल रहा हो और प्रॉफिटेबल पैसा मिल रहा हो, बट प्रोडक्ट बनाएंगे, पर प्रोडक्ट बनाएंगे और वहाँ पर या तो फेल करेंगे या तो मतलब इट इज और अभी धीरे धीरे लाइंस ब्लर होते जा रहे हाँ लाइन ब्लर हो रही है अभी एआई की वजह से, सब सर्विस में आ गए which is also true to a large extent. So this is one pattern that I've seen के there's risk taking, go big or go home versus persistent where I want to ensure the longevity of a business. ओके, ऑसम। और एक पॉइंट हमें डिस्कस करना था फंड रेजिंग वाले में, बिकॉज बोथ ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक फ्रॉम डिफरेंट वेंटेज पॉइंट्स, बिकॉज यू रेज पॉइंट्स, यू डू लीगल, राइट? सो यू तुमको बाकी सब इंटरेस्टिंग होता है. सो यस, यू रेज मल्टीपल राउंड्स, यू एग्जिटेड द कंपनी. सो from your learning, what was that like? What made you be able to raise funds और exit के बाद कितने पैसे बनाए आपने? Yeah, this is a one question I cannot answer. Another question is great for my investors to answer. So, okay, what made me raise funds? So, मतलब they made the decision कि ये कंपनी में पैसा लगाते हैं, तो they are better people to answer that question. But here's what I think was okay, right? कि मतलब ये नॉट नेचुरली, पर ये मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि अगर मैं फुल टाइम फंड रेजिंग कर रहा हूँ वेयर इन्वेस्टर को अगर ये मैसेज जा रहा है कि अगर आप पैसा नहीं दोगे तो मेरा कंपनी आगे नहीं बढ़ेगा, तो मुझे पैसा नहीं ही आने वाला है. सो आई हैव टू फिगर आउट वेज टू बी एबल टू रन एंड ग्रो द कंपनी without having the money in. If the money comes in, then that's great. And that's the message that has to be very politely but very clearly also communicated. कि so जैसे मतलब in early stages, one of the challenges is always this कि मेरे पास पैसा नहीं है तो टीम नहीं है तो प्रोडक्ट नहीं है तो कस्टमर नहीं तो इन्वेस्टर नहीं तो पैसा नहीं. ये एक साइकिल है, इसको ब्रेक कहाँ से करें? Generally, first time founders will be like कि मैं if I am able to raise capital, everything else will solve, and then they spend like 6 months, 8 months raising capital, right? And the message उसमें भी clearly investor को जाता है कि अगर मैंने 50 लाख नहीं दिए, 30 लाख नहीं दिए तो ये होगा नहीं, right? इसमें इंक्यूबेशन सेंटर ग्रांट्स भी ऑफर करते हैं, विच ऑल्सो एक्ट्स एज अ होप कि अच्छा यहाँ से मेरा पैसा आ जाएगा, जो आ सकता है, जो आता है, हमको मिला है. पर इसकी वजह से फाउंडर्स would not work on building the business, right? So one of the things that I'm glad I did, I don't know why, but I'm glad I did, was I started working on, and this is one of the most challenging things that I've done also, is convincing people to work for free, right? Okay. कि how can I get टीम मेंबर्स. अरे मतलब हाँ, अर्ली स्टेजेस में यार, अभी तो आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल, बट पर हाँ मतलब अर्ली स्टेजेस में मीट अ लॉट ऑफ पीपल एंड हैव द एबिलिटी टू सेल अ ड्रीम, राइट? कि यार दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. एंड सो सम ऑफ आवर बेस्ट टीम मेंबर्स, राइट, वर्कड फॉर फ्री. सो व्हेन दे वर्क फॉर फ्री, हम उनको टाइटल दिया देते, इंटर्न टाइटल देते हो या एडवाइजर टाइटल देते थे? नहीं, दोनों ही नहीं. मतलब वो जो काम करता था वो नहीं, नॉट इंटर्न नॉट एडवाइजर, मतलब जो वो काम मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये वो ऐसा करके वट एवर इट वॉज. वो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, कोई बीडीआर था, मतलब वो बीडीआर तो पता नहीं था, पर वो ऐसा मतलब उसका काम बीडीआर वाला था ऐसा. तो हाँ, मतलब वी वर एबल टू बिल्ड लाइक 4-5 पीपल. एंड सो इफ यू आस्क तन्वी, राइट, शी हैज सेड दिस इन एन इवेंट ऑल्सो, विच आई नाउ रियलाइज, बट तन्वी वाज लाइक के यार ये पैसे के बगैर 4-5 लोगों को कहाँ से ले आया जो फुल टाइम 8-8 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, राइट? तो देयर इज दिस सम क्वालिटी, एंड तन्वी इज बाय द वे. एंड व्हाट आर दे डूइंग नाउ? दे आर डूइंग वेल. They are doing,
I would say like phenomenally well. Yeah, absolutely. So one person changed like 3-4 companies. He's a group product manager at a company called Techion. Like phenomenally well. Another person is currently आपने एक्सप्लोइट तो नहीं करा ना? नहीं यार, they're doing well यार. They're doing extremely well in their life. Exploit भी किया है. ऐसा नहीं exploit नहीं किया, ऐसा नहीं है. Exploit भी किया है. We had the good fortune of working with Sahil also. Sahil was Sahil was also one of them. हाँ, he was one of them. We didn't pay him for the first month. Yeah. For the first 3 months. Okay. That is very nice of him. तो हाँ, नहीं यार, वो तब भी तो he was, नहीं ऐसा मत सोचो, very nice, मतलब he is very nice guy. पर अर्ली स्टेज में है, उसको भी दिख रहा है ना कि मतलब कंपनी बिल्ड हो रही है, IIM में है, मतलब ऐसा नहीं होता है कि Resume item भी हाँ ऐड होता है, राइट? सो यू स्टैंड ऑन टॉप ऑफ शोल्डर्स, राइट? कि मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि IIM में काम करने को मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को आपका सर्विस फ्री में मिल रहा है, and sort of putting both of them together and then sort of trying to make something out of Shunyamati Surgeon type situation, right? Okay. But that is one thing that I miss a lot of founders who are not able to do. So that from a fundraising standpoint, that for sure. So ये आप लीगल वाला काम करते हो, तो जब डीडी में बहुत सारे फाउंडर्स अपने सब मिलते हैं, तो बोले इन्वेस्टर ने फंड रेडी हो गया है और 1-1.5 साल निकल जाते हैं, पैसे आते ही नहीं है. तो डीडी में बहुत सारी इसी जगह पे कई बार क्या होता है, दोनों पार्टी को इन्वेस्ट करना है, दोनों पार्टी को बिजनेस ट्रांजेक्शन करना है, पर हो नहीं पा रहा है. क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और किस चीज़ों की वजह से लोगों के डील अटक जाते हैं? So I think in my humble opinion, due diligence is not a challenge at that point in time. It is the failures in the past that leads you to fail in that point in time. लोग ऐसा बोलते हैं कि ड्यू डिलिजेंस में अब ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा. क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आपने पहले दिन पे उस पर ध्यान नहीं दिया, राइट? मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स व्हाट दे वुड डू इज कि रेवेन्यू पे फोकस करते हैं, कंप्लायंस बाद में देख लेंगे. सेल्स पे फोकस करते हैं, मार्केटिंग पे फोकस करते हैं, कॉस्ट कटिंग पे फोकस करते हैं, आईपी प्रोटेक्ट करना बाद में देख लेंगे, राइट? तो वो इतना इम्पॉर्टेंट है, एंड नॉट जस्ट फॉर रेजिंग फंड्स, बट वी ऑल्सो सीन ब्रांड्स जिनका ऐसे सालों का मेहनत और लोग ले जाते हैं जस्ट बिकॉज दे हैड नॉट प्रोटेक्टेड देयर आईपीज in the early years of their functioning. ये पॉइंट सही है, लेकिन ड्यू डिलिजेंस में कौन सी चीजों की वजह से डील अटक जाता है? तो यही सब चीजों पे अटकता है, क्योंकि पूरा एक दो एग्जांपल, जैसे पूरा ने पाप आगे आड़े आते हैं. एक दो एग्जांपल बताओ. जैसे आपकी टीम 50-60 लोगों की हो गई, लेकिन किसी ने आपको बताया नहीं, आपने कभी किया नहीं, और आपने PF SIC नहीं भरा, सालों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया, सब की वजह से तो वो बोलता है क्योंकि उसके पेनल्टीज इतने हैवी हो जाते हैं. आपने कंप्लायंस ठीक से नहीं किया, आपने फॉरेन से पैसा लिया, फेमा कंप्लायंस नहीं किया, या आपने फॉरेन रिलेटेड ट्रांजैक्शन है 15 CSE भी नहीं भरे. लॉट ऑफ टाइम्स पीपल टेक अकाउंटिंग एंड कंप्लायंस एज ईयर एंड एक्टिविटी. It is not a year-end activity. It is a constant activity that gives you visibility into your finances. Most of the startups जो हम बोलते हैं, तो वो केस में फिर स्टार्टअप फाउंडर को क्या करना चाहिए? अज्यूम करो कि हो गया, पहले वाला ठीक नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम आया. हाँ, What is the next course of action? is the corrective actions. So corrective actions होते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता कि वैसा नहीं किया तो फिर बर्बाद हो गया, ऐसा, right? There are always, in most of the cases, there are ways around जहाँ पे आप चीजें साफ कर सकते हो, right? And does that mean more business for you? That definitely does mean more business for me, absolutely. But more importantly, it means peace of mind for the founders, right? कि it is not worth, मतलब compliance लोग समझते उतना complex है नहीं, और आज की तारीख में तो नहीं है, क्योंकि a lot of that is digitized, a lot of service providers, and not just LegalViz, but there are plenty of us who are playing a pivotal role either online, offline, but there is a lot of awareness कि आपको क्या कराना है. पहले के जमाने में क्या था, आपको पता ही नहीं था कि ये करना है. It comes as a surprise. अब ऐसा नहीं है. अब there is a lot of information, right? अभी इसमें मैं अगर थोड़ा सा डबल क्लिक करें अपने, कि 2 चीजें हैं, मतलब ड्यूटी में अटकना मतलब हमारा भी अटका था ऐसा. सो 2 चीजें हैं, एक के झूठ बोला उसकी वजह से, और दूसरा के ध्यान नहीं देना ऐसा. तो झूठ बोलने का एग्जाम्पल जैसे ऐसा है कि मैंने मेरा ग्रोस मार्जिन बोला था 70%,
ऐसा कुछ. अब जब मैंने ग्रोस मार्जिन बोला ना, तो मैंने सिर्फ कॉस्ट ऑफ, मतलब मेरा बिल ऑफ मटेरियल जो था उसका बोला, लैंडेड इन हैंड ऑफ कस्टमर नहीं बोला. मतलब मैंने वेयर हाउस का रेंट नहीं निकाला, पैकेजिंग नहीं निकाला, लॉजिस्टिक मतलब उसके घर पे उसके हाथ में पहुंचेगा वो नहीं निकाला. मैंने झूठ बोला वो, राइट, कि एक्चुअली 70 नहीं एक्चुअली 40 है. तो ये तो गलत. हाँ, वो तो अनएथिकल हो गया, मतलब. हाँ, दैट इज रॉन्ग, जिसमें वी कैन नॉट ब्लेम इग्नोरेंस. दूसरा ये वाला है जो हमारे साथ भी हुआ है. मतलब हम लोगों ने, मतलब भी जो आईपी वाला उन्होंने बोला ना, मतलब गुड था, गुड के हमारा किसी ने ऐसे यूज़ नहीं किया था. पर हमारे जब हम GVFL से रेस कर रहे थे तो हमारे पास क्लाइंट जॉय का कॉपीराइट ही नहीं था कोड का. हमारे पास ना क्लाइंट जॉय का ट्रेडमार्क था. तो मतलब इफ़ यू ऑल्सो सी इन योर ऑर्डर हिस्ट्री यू विल नो कि मतलब वो जो पैसा आया ना उसके 1.5 महीने पहले हमने वो सब लिया है. ओके, राइट. तो इसकी वजह से हमारा खुद का ही 2.5 महीना लेट हुआ था. तो ये दोनों चीज़ें हैं जो अगर आप रोज़ करते हो तो तब प्रॉब्लम नहीं आता है. पर गलत बोला है तो विच इज अनदर थिंग. ओके. लास्ट 5 minutes ऑफ दिस कन्वर्सेशन. एवरी टाइम अलग अलग गेस्ट आते हैं, मैं उनको एक क्वेश्चन पूछता हूँ. आप कौन से गेस्ट को देखना चाहते हो, उनकी स्टोरी जानना चाहते हो? एक्सेस का प्रॉब्लम नहीं है, हम किसी को भी बुला सकते हैं. गुजरात बेस्ड फाउंडर किसको आप सुनना चाहते हो? गुजरात, किन की स्टोरी सुनना चाहोगे? like in all genuinity, I think Ritam is somebody that I definitely, मतलब I've sort of followed his story. काफी impressive लगता है. Also अभी one of the parties, I think Devex का IPO party में Ritam had met me and I was like, my son is extreme fan of him. मतलब वो Legos. his Lego work, मतलब brilliant. मतलब ऐसा hobby किसका होता है जो Lego artist है यार. जो absolutely. So I definitely Ritam का. he's an interesting person. I think Nadeem Bhai has already been, which is amazing. But I've always been inspired how he has built like community driven entrepreneurship. Shaili, I think more tantra. I That was going to be mine, but हाँ, I genuinely feel Shaili और मतलब ये सब ऐसा वो secret admiration जैसा reveal हो रहा है. I hope it doesn't sound creepy, but the kind of branding that he does, right? ऐसा a lot of times I see their Instagram and I'm like, you know, if as a founder you have to lead your brand by setting examples. I think I see her Instagram posts and I would relate to how I would want to do it. Okay. If I have to lead it by example. So I think those are two good examples. Yes. There's a company in Ahmedabad called Upplers, which is a service company, and they've scaled to about 1,000 odd people in 3.5 years, maybe 4. That would be an interesting story. And अगर वो composition में if we can get, मतलब ये तो मैं सपने देख रहा हूँ, but if we can get, let's say, Gateway के founders, right, Indrajit, who's been running Gateway I think for more than 15 years for sure, maybe closer to 20. And so that would be a great conversation to have, right? कि how to scale quickly and then how to sustain scale that. I think that would be an interesting conversation. Shaili, I'd say as well. I think Vishwajit from Twiko is somebody. And Sandbox. And Sandbox as well. Yeah. Awesome. We had a very interesting conversation. We'll do part 2 again someday. Anytime. And let's see how it goes. Absolutely. But thank you so much everyone for listening us. अगर आप Radio LJ 90.8 FM सुन रहे हो तो do follow us on LinkedIn, Twitter, Instagram, everywhere. But thank you so much everyone. Thank you so much for having us. And we had a great time. Thank you. Same here.